अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर ने क्या किया? बोहर ने दो आइडियाज़ को कंबाइन किया। तो पहला तो जो ऑलरेडी था रदरफोर्ड्स क्लासिकल मॉडल, दूसरा मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन किया, यानी कि रदरफोर्ड प्लस मैक्स प्लैंक, इनको कंबाइन किया और अपना मॉडल दिया। इनके आइडियाज़ को कंबाइन की, थ्योरीज को कंबाइन किया और अपना मॉडल दिया, दैट इज कॉल्ड एज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, उसका पहला पोस्टुलेट क्या है? वही जो रदरफोर्ड मॉडल कहता है। हर किसी एटम के सेंट्रल पे पॉजिटिवली चार्जड कोर होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। ठीक है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होती है, हाईली डेंस होता है। ठीक है, और आउटसाइड द न्यूक्लियस क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास क्या होती है? नेगेटिव चार्ज। बोहर ने कहा इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, और एटम एज ए होल न्यूट्रल है, जितनी इलेक्ट्रॉन्स के पास सम करके नेगेटिव चार्ज है उतनी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो दे रहा है वो कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये है पहला पोस्टुलेट किसका? बोर्स मॉडल का। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए? mv² बाय आर, where m is mass of electron, v is velocity and r is radius of orbit, जिसमें ये कर रहा होगा। वो कौन देगा? वो कौन देगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है? 1/4πε0k। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? Q1 Q2, तो आएगा ZE इंटू ई। यानी कि अगर अगर एटम का एटॉमिक नंबर Z है, यानी कि उसमें Z प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन की चार्ज होगी E, तो Z प्रोटॉन्स की चार्ज होगी ZE। ठीक है, अब बाहर से अगर हम सिंपलेस्ट एटम लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है, तो न्यूक्लियस में हो गया ZE। ठीक है, बाहर हो गया एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बनेगा Q1, ये बनेगा Q2। तो वही हमने लिखा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इनके बीच जो डिस्टेंस होगी रेडियस ऑफ ऑर्बिट, दैट इज डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये देगा, तो मतलब ये इसके बराबर होगा। ठीक है, वायर Z इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस कहिए या एटॉमिक नंबर ऑफ एटम कहिए। ठीक है, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल सी दैट फिलहाल हम इस रिलेशन को ऐसे ही रखते हैं। आफ्टर दैट हम इससे कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे। पहले हम पोस्टुलेट से डिस्कस करेंगे। तो इसने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस इक्वेशन पे हम बाद में आ जाएंगे जब हमें कुछ पैरामीटर्स निकालने होंगे। ठीक है, तो दिस इज फिलहाल के लिए हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा पोस्टुलेट उसने क्या कहा? उसने पहले ही ये फिक्स करके रखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ये किसी भी एनर्जी में, किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओनली उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं, या वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है अराउंड न्यूक्लियस जिनकी कुछ गिवन कांस्टेंट एनर्जी होगी, यानी कि डिस्क्रीट एनर्जी होगी, जो मैंने कल बताया। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। तो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के ही या डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, इसका दूसरा पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन अलाउड एनर्जी लेवल्स, नॉट इन ऑल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो कंटिन्यूस एनर्जी रेंज नहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन का। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पे एक लेवल है, फिर उसके बाद गैप है, कुछ और डिस्टेंस पे दूसरी लेवल है। तो पहली लेवल का दूसरी लेवल का अपनी अपनी डिस्क्रीट एनर्जी है, बीच में जो कंटिन्यूस वैल्यूज हैं वो अलाउड नहीं है। ठीक है, और वही ऑर्बिट्स अलाउड हैं जो जो सेटिस्फाई करेंगे कंडीशन क्वांटाइजेशन की। जिन ऑर्बिट्स के लिए, जिन लेवल ये एनर्जी लेवल्स के लिए एंगुलर मोमेंटम L बराबर होगा NH डिवाइडेड बाई 2 पाई, वायर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैक्स प्लैंक्स की थ्योरी इन्वॉल्व होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जिन ऑर्बिट के लिए L का बराबर एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होगा NH/2 पाई, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई, वही ऑर्बिटल्स अलाउड है। और L क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? mv/r, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये बनेगी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, और जिस इलेक्ट्रॉन में, जिस ऑर्बिट में
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट, दैट विल नॉट चेंज। तो दिस इज स्टेशनरी स्टेट, वर्ड यूज किया बोहर ने, स्टेशनरी स्टेट। जिस एनर्जी स्टेट में, जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इट हैज़ कांस्टेंट एनर्जी, पहली बात, वो तो चेंज नहीं हो सकती। दूसरी बात, सारे एनर्जी के वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगी उसके और पहले लेवल के बीच एनर्जी में थोड़ा गैप होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल और एनर्जी में गैप होगा, तो सम अलाउड एनर्जी लेवल्स आर पॉसिबल, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसने क्या कहा, इसने कहा रेडिएशन ऑफ एनर्जी तभी होगा, रेडिएशन ऑफ एनर्जी तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे फ्रॉम वन लेवल टू, या लोअर लेवल टू, सॉरी हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। तो रेडिएशन तभी होगा, रेडिएशन ऑफ एनर्जी जब जंप होगा कहाँ से, हायर टू लोअर ऑर्बिट कहिए, या हायर टू लोअर लेवल कहिए, या हायर टू लोअर एनर्जी लेवल या एनर्जी स्टेट, अदरवाइज कोई रेडिएशन नहीं होगा। तो मान लीजिए सेकेंड एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो जो फोटोन निकलेगा, जो रेडिएशन निकलेगी उसकी एनर्जी कितनी होगी, E2 - E1, ठीक है। जो फोटोन निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू होगी तो h न्यू, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो h न्यू एनर्जी का जो फोटोन निकलेगा जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट लेवल, सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो E2 - E1 बराबर होगा h न्यू। अगर थर्ड ऑर्बिट से जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट पे तो E3 - E1 इज इक्वल टू h न्यू, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। तो रेडिएशन ऑफ एनर्जी इज ओनली पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। अदरवाइज कोई एक ऑर्बिट में रह के कोई भी एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा, एज पर क्लासिकल थ्योरी, जो कि क्लासिकल थ्योरी कहती थी कि ये होगा, बोहर ने कहा कि ये नहीं होगा। रेडिएशन ऑफ एनर्जी विल ओनली बी पॉसिबल इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, ठीक है। तो दीज आर द थ्री मैन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। अब हम इन पोस्टुलेट्स के बेस पे हम कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे, और देखा गया कि ये वैल्यूज़ बहुत हद तक एग्री कर रहे हैं विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यानी कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो भी हमारे पास है, जैसे हाइड्रोजन है या हीलियम में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालो, ठीक है, तो वो भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो उनके लिए ये रिजल्ट्स को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है बोहर मॉडल। तो अब आप देखिए, पहले अगर हम बात करेंगे रेडियस की, इक्वेशन 2 को अगर आप देखेंगे, इक्वेशन 2 को यहाँ से हम निकालेंगे वेलोसिटी का वैल्यू। तो फ्रॉम टू वेलोसिटी किसके बराबर होगी, NH/2πmr, NH/2πmr। अब ये फाइनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, याद रखना। एंड n हियर इज नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 2 3 4, ठीक है। ये डिजिग्नेट करता है ऑर्बिट्स को, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अभी हमने आर्बिट्ररली फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से वेलोसिटी का वैल्यू निकाला। नाउ इट इज़ नॉट फाइनल बिकॉज इसमें अभी r है, तो v इज इक्वल टू NH/2πmr। इस v का वैल्यू हम पुट करेंगे किस में, फर्स्ट में, ठीक है। इस v का वैल्यू हम पुट करेंगे किस में, फर्स्ट में। लेट्स सी व्हाट हैपन्स यूजिंग v इन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट क्या कहता है, mv², ये देखिए फर्स्ट क्या कहता है, mv² अपॉन r है, तो ऐसे लिखेंगे m/r इंटू जो v² है, v² की जगह हम क्या लिखेंगे, n² h² / 2π हो गया 4π² m², r², ये ऐसे आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू फिर ये क्या कहता है, kz e² डिवाइडेड बाय r², ठीक है। तो ये हमने वेलोसिटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, ठीक है। r² कैंसिल हो गया, r² कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा r का वैल्यू, रेडियस ऑफ ऑर्बिट का वैल्यू मिल जाएगा। तो किसके बराबर आया r का वैल्यू,
ठीक है, ये देख लीजिए एम और एम गया, एम और एम गया। ठीक है, तो आर को आप इधर रखिए, जो के जेड ई स्क्वायर है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, आर किसके बराबर आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर पाई स्क्वायर। ठीक है, और ये जो एम स्क्वायर है इसमें से एक एम गया तो एम, आगे आएगा के जेड ई स्क्वायर, वायर के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो कि 1/4πε0 के बराबर है, जो कि 9 × 10⁹ के बराबर है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या आया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π² एम के जेड ई स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट डिपेंड्स ओनली ऑन वन फैक्टर, दैट इज एन। तो हम कह सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एन। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे R1 पहले ऑर्बिट का रेडियस R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3। तो पहले का आएगा 1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर, दूसरे का आएगा प्रोपोर्शनल टू 2 स्क्वायर, तीसरे का आएगा प्रोपोर्शनल टू 3 स्क्वायर। ठीक है, अगर हम रेशियोज की बात करेंगे, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का रेशियो विद रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, तो किसके बराबर आएगा, 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज 4 इज टू 3 स्क्वायर इज 9। तो पहले दूसरे और तीसरे ऑर्बिट का रेशियो क्या होगा, 1:4:9। यानी कि सेकेंड ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट से कितना बड़ा होगा, 4 टाइम्स। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट फर्स्ट से कितना बड़ा होगा, 9 टाइम्स। ठीक है, अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, फॉर हाइड्रोजन, फॉर एच एटम, जेड किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, तो रेडियस किसके बराबर आएगा, रेडियस, अभी आप देखिए रेडियस का फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4π² एम के बाद क्या था, के, इट वॉज एम के जेड ई स्क्वायर, तो जेड तो 1 हो गया। अच्छा, एन अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे, एन इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन एटम में हम फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस अगर हम निकालेंगे तो आएगा, ये आ गया 1 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर 6.63 स्क्वायर इंटू 10⁻34 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 स्क्वायर, तो पता ही आपको 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू के का वैल्यू कितना, के का वैल्यू कितना आएगा, 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, इंटू जेड तो 1 हो गया, इंटू ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻19 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। जब आप इन सब को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर, जिसको आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो बोहर मॉडल की कैलकुलेशन के हिसाब से जो हाइड्रोजन एटम है उसके पहले ऑर्बिट का रेडियस आ रहा है कितना, 0.53 एंगस्ट्रॉम, विच इज़ इन क्लोज एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। तो ये R1 आ गया। ठीक है, R1 क्योंकि हमने लिया n किसके बराबर 1, इस तरह से R2 किसके बराबर आएगा, अब आपको निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए 4। ठीक है, 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो किसके बराबर आएगा, 2.12 एंगस्ट्रॉम। R3 करना कुछ नहीं है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 4.77 एंगस्ट्रॉम आएगा। इसी तरह से आप 7th 8th किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकाला। अब इसी तरह से हम दूसरा पैरामीटर निकालेंगे बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन हमारे पास थी अगर आपको याद होगा, mv² बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास पहली इक्वेशन, दिस वाज इक्वेशन फर्स्ट। ये जो है mv² बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ से आर हटाएंगे। ठीक है, आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर किसके बराबर आएगा, के जेड क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए,
ये आर था, ये आर स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक आर बचा, वो इधर जाएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर। ये आर का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब इस आर का वैल्यू एक और इक्वेशन में हम डालेंगे। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी, आप देख सकते हो पीछे, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। फ्रॉम सेकेंड एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। अब यहाँ से निकालेंगे आर का वैल्यू, ठीक है। तो आर किसके बराबर होगा, आर किसके बराबर होगा, एन एच डिवाइडेड बाई टू पाई एम वी, एन एच डिवाइड बाई टू पाई एम वी। अब ये भी आर है, ये भी आर है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे इनको, ठीक है। ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। तो के जेड ई स्क्वायर, यानी कि इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो के जेड ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर बराबर होगा एन एच बाई टू पाई एम वी, ठीक है। एन एच बाई टू पाई एम वी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी का वैल्यू। ये देख लीजिए, मास और मास गया, ठीक है। तो v एंड v गया, तो v किसके बराबर आएगा, ये जो v है ये इधर जाएगा, ठीक है। तो आएगा टू पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एच। के जेड, ये देखिए टू पाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपना है, डिवाइड बाई ये जो एन एच है डिवाइड जाएगा इधर, v जाएगा इधर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन एच, टू पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एच, ठीक है। अब सब कॉन्स्टेंट्स हैं तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो जितना जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट, जितना हायर अप जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, कौन सा ऑर्बिट है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले ऑर्बिट के लिए n कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, दूसरे में उससे कम होगी, तीसरे में उससे कम होगी। तो अगर आप v1 इज टू वी टू निकालेंगे, v1 इज टू वी टू इज टू वी थ्री, तो किसके बराबर आएगा, पहला तो होगा 1 इज टू, दूसरे के लिए क्या करेंगे 1 बाई टू इज टू 1 बाई थ्री। तो सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पहले का हाफ होगी, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पहले ऑर्बिट के डिवाइडेड बाई 3 होगी, ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अब अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, n तो 1 हो गया, z तो है ही 1, देयरफॉर वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, टू पाई के जेड ई स्क्वायर है, तो टू पाई k is 9 into 10 is power 9 into z is 1 into e square is 1.6 into 10 is power minus 19, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या है n is 1 into h is 6.63 into 10 is power minus 34। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे, पहले ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है कितना, 2.2 into 10 is power 6 मीटर पर सेकेंड। This is velocity of electron for first orbit 2.2, which is much less than velocity of light, ठीक है। तो अगर आप velocity of light का रेशियो निकालोगे, ये velocity of electron in first orbit of hydrogen atom का रेशियो निकालोगे velocity of light के साथ, यानी कि 2.2 इंटू 10⁻6 को डिवाइड करोगे 3 इंटू 10⁸ के साथ, तो ये आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 137। दिस रेशियो इज कॉल्ड एज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, 1 डिवाइड बाई 137, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अब बताइए, ये तो v1 हो गया, अब बताइए v2, ठीक है। v2 करना कुछ नहीं है, आपको डिवाइडेड बाई 2 करना है, पीछे मैंने रेशियो बताया, ठीक है। तो v2 कितना होगा, 2.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻6, तो आएगा 1.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्बिट में वेलोसिटी। v3 किसके बराबर होगा, करना कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाई 3 करना है इंटू 10⁻6, तो ये कितना आएगा 0.73 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसी भी ऑर्बिट में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हमने पैरामीटर निकाला, वन इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमने निकाला हाइड्रोजन एटम के लिए, और हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ठीक है। इसी तरह से हम कल निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जीज निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जीज
निकालेंगे। तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर।